नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ इस शो में हम आपको बताते हैं दुनिया में इस वक्त क्या बड़ी हलचल चल रही है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक क्या बड़ी घटनाएं हो रही हैं। वर्ल्ड नाउ में आज जिन खबरों को तफसील से आपके सामने रखने वाले हैं, सबसे पहले वो खबरें आपके सामने संक्षेप में रख दें। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे ट्रंप की उन डील्स की जिसके बलबूते ट्रंप ने अपनी तारीफ पूरी दुनिया में की। उन्होंने कहा कि वो चुटकियां बजाते हुए दुनिया भर में ट्रेड डील्स को कामयाब बनाते हैं, लेकिन जो ट्रेड डील पास हो गए उनमें से कई अब फेल होने की कगार पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत समेत कई देशों के साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं। भारत के साथ तो डील में काफी सहमति भी हो गई है, लेकिन काफी वक्त से विवाद भी चल रहा है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि ये डील जल्द पूरी हो सकती है। अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर है। इस दौरान दोनों तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। क्या है पूरा मामला? क्यों डोनाल्ड ट्रंप के डील्स दुनिया भर में फेल हो रहे हैं? आपको बताएंगे कि आखिर क्यों भारत के साथ डील को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके साथ साथ उन देशों की भी बात करेंगे जिनके साथ ट्रंप की डील फेल होने वाली है, वो भी महज चंद महीनों में। ट्रंप की पॉलिसी क्या रही है? हमेशा से दबाव बनाओ और फिर शासन करो। इसी के तहत वो चंद देशों पर हुक्म भी चला रहे हैं। लेकिन इन डील्स के बीच पेच क्या फंसा है, जिसकी वजह से लगभग 5 ऐसे देश हैं जिनके साथ डील रद्द होने का खतरा सामने आ गया है। इसके बाद बात करेंगे उस आयरन लेडी की जो वेनेजुएला के तानाशाह को चुनौती देते हुए नॉर्वे पहुंच गई और नोबेल पुरस्कार हासिल किया। इसी तरह 11 महीने अंडरग्राउंड रहने के बाद मारिया मचाडो दुनिया के सामने आई। आखिर कौन है मादुरो को चुनौती देने वाली मारिया मचाडो? इसके बारे में डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। साथ ही बताएंगे मारिया मचाडो को कैसे एक स्पेशल ऑपरेशन करके अमेरिका ने वेनेजुएला से बाहर निकाला और नॉर्वे पहुंचाया। दुश्मन देश की नेता मारिया मचाडो की अमेरिका ने कैसे मदद की, इसके साथ ही बात करेंगे मारिया वेनेजुएला में क्यों बागी करार दी गई। उनके उन कदमों के बारे में बताएंगे जो वेनेजुएला में मिसाल माने जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे उस ब्रह्मास्त्र की जो जल्द ही भारत को मिलने वाला है और भारत दुनिया में एक महाशक्ति के तौर पर जाना जाएगा। भारत रूस एक दूसरे के बड़े व्यापारिक साझेदार है और सामरिक साझेदार भी है, और इसी के तहत रूस को भारत को अब वो आसमानी ब्रह्मास्त्र देने जा रहा है जो दुश्मनों के होश फाख्ता कर सकता है। इसकी गति अगर आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लगभग 7,500 किलोमीटर की स्पीड से यह मिसाइल चलता है। दोनों देशों को लेकर इसके बीच डील जारी है और जल्द ही भारत को यह दिया जा सकता है। क्या है यह ब्रह्मास्त्र, कैसे काम करता है, कैसे हमले करता है, डिटेल आपके सामने रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे उस जासूस की जो 11 सालों से मंगल ग्रह की जासूसी कर रहा था, या यूं कहे कि निगरानी कर रहा था। नासा के इस जासूस का नाम है मेविन, जो हमेशा के लिए खो गया है। आखिर 11 साल तक मंगल के चक्कर लगाने वाला मेविन कहां गायब हो गया, जिससे नासा का संपर्क टूट गया है और नासा इसे ढूंढने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन क्या नासा का यह सैटेलाइट मेविन मिल पाएगा? क्या उम्मीदें हैं, बताएंगे आपको डिटेल से, और मंगल ग्रह के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में इन खबरों को विस्तार से। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात टैरिफ किंग डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ लगाया। इसके बावजूद ट्रंप कई देशों के साथ ट्रेड डील करने में जुटे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका ने व्यापार नीतियों में बड़ा बदलाव किया। इवन भारत के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील के लिए टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। यहां तक कि पाकिस्तान को भी अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, जिससे भारत पर प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन भारत की भी शर्तें हैं, जहां ट्रंप अपनी शर्तें थोपना चाह रहे थे, लेकिन भारत ने करारा जवाब दिया और कहा कि यह नया भारत है, ये किसी प्रेशर में नहीं आता है। खैर, अप्रैल 2025 में लिबरेशन डे घोषणा के बाद अमेरिका ने लगभग सभी देशों पर 10% की बेसलाइन टैरिफ लगाई। कई देशों पर 20% और कई देशों पर 50% तक की रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई। मकसद क्या था? मकसद यह था कि अमेरिका अपनी शर्तों पर उन देशों के साथ व्यापार समझौता करना चाहता था, लेकिन कई देशों के साथ बात अटक गई। भारत और अमेरिका के बीच भी लगभग 10 महीनों से ट्रेड डील फंसी हुई है। 6 राउंड की बातचीत के बाद भी दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बात नहीं हो पाई है। एक और कोशिश करने के लिए अमेरिका का एक डेलीगेशन इस वक्त भारत में है, जिसमें ट्रंप के 2 करीबी लगे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद दिल्ली फोन कर रहे हैं, पीएम मोदी से बात कर रहे हैं। इधर भारत के साथ व्यापार पर बात चल रही है, उधर कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने डील तो फाइनल कर ली,
लेकिन शर्तें ऐसी ऐसी थोप दी जिसकी वजह से ये डील ही कूड़े में चली गई। 3 बड़ी अमेरिकी डील्स खतरे में हैं आज की तारीख में। डोनाल्ड ट्रंप ने कुल 5 ट्रेड डील किए हैं। हालांकि पांचों के पांचों स्टेक पर हैं, लेकिन 3 तो खत्म होने की कगार पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया के कई देशों पर अपनी मर्जी और शर्तें थोपने में कामयाब हो गए, लेकिन भारत के सामने उनकी एक चाल कामयाब नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि ट्रंप ने खुद कहा था कि मोदी काफी सख्त नेगोशिएटर है। अब यही बात अमेरिकी अधिकारी भी कहने लगे हैं। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर ने कहा कि भारत से पार पाना मुश्किल है। उन्होंने बयान अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी सीनेट सब कमेटी के सामने दिया। भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल करने के लिए अमेरिकी टीम इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। अमेरिका की एक हाई लेवल ट्रेड टीम भारत दौरे पर आई हुई है। यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ट्रंप की तरफ से जो 2 लोग बातचीत करने आए हैं उनमें से एक हैं रेक स्विट्जर, जो डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, और दूसरे हैं ब्रेंडन लिंच, जो अमेरिका के चीफ निगोशिएटर हैं। इन दोनों के साथ भारत की तरफ से कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल, दर्पण जैन चीफ निगोशिएटर हैं। पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि उन्हें अमेरिका के साथ ट्रेड डील क्रैक करने में कोई जल्दबाजी नहीं है। उन्होंने कहा कि नेगोशिएशन तब तक चलेगा जब तक दोनों पक्ष सहमत नहीं हो जाते, खुश नहीं हो जाते, सेटिस्फाई नहीं हो जाते। जब ट्रंप और पीएम मोदी इसी साल फरवरी महीने में मिले थे, तब दोनों देशों ने तय किया था कि ट्रेड डील इस साल के आखिर तक हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि ट्रंप ने रूसी तेल और भारत के चावल एक्सपोर्ट पर कई शर्तें जोड़ दी। अब इस दौरे का मकसद है कि दोनों देश नई द्विपक्षीय ट्रेड डील की फर्स्ट स्टेज को आखिरी रूप देने की कोशिश करें, यानी वो डील जो भारत अमेरिका के बीच लंबे समय से चर्चा में थी, उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर भी बातचीत की है। दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की प्रगति की समीक्षा की है। दोनों ने कहा है कि भारत अमेरिका के रिश्ते हर क्षेत्र में मजबूत रहे हैं। मोदी और ट्रंप ने खास तौर पर द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया है और कहा है कि दोनों देश मिलकर इस क्षेत्र में तेजी से काम करेंगे। ट्रेड डील पर मीटिंग के बाद अमेरिका के पक्ष ने माना है कि भारत की ओर से उनको शानदार ऑफर मिला है जो एक देश के तौर पर अब तक नहीं मिले थे। इससे दोनों पक्षों के समझौते के ऊपर बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। दोनों ही पक्ष इसी साल के खत्म होने तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को पूरा कर लेना चाहते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दोनों तरफ से इस बारे में कहा जा रहा है। क्या इसके बारे में आपको बताते हैं। अमेरिका की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, भारत यूएस में क्या फाइनल डील हो पाएगी। भारतीय जिस तरह के प्रस्ताव हमें दे रहे हैं वो काबिल तारीफ है। वैसे प्रस्ताव अब तक किसी भी देश से नहीं मिले हैं और बेहतर प्रस्ताव हैं। कुछ को क्रॉप्स और उत्पादों को लेकर कुछ विरोध है, इनको सुलझाना बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन अब वो सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं। भारत कृषि और डेयरी सेक्टर अमेरिका के लिए नहीं खोलना चाहता है। भारत में करोड़ों लोगों की आजीविका दूध उत्पादन से चलती है। सिविल एविएशन पार्ट के लिए जीरो टैरिफ कमिटमेंट पर बातचीत, इसमें शर्त यह है कि भारत भी वैसे ही पहुंच हमें देगा। अमेरिका की ओर से एथेनॉल ज्यादा आयात करने के लिए कहा गया है, जो बायोफ्यूल के लिए ग्लोबल मार्केट का विस्तार करने की मुहिम का हिस्सा है। दोनों देशों के बीच अब तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। व्यापक लक्ष्य साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से अधिक करके $500 अरब के पार पहुंचाना है, जो वर्तमान में $191 अरब के करीब है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार विवाद 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के साथ तेज हुआ, जब अप्रैल 2025 में अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर 10% की बेसलाइन टैरिफ लगाई। भारत पर विशेष रूप से सख्ती की गई। डोनाल्ड ट्रंप को अंदाजा था कि भारत 10-15 दिन में ही गिड़गिड़ाते हुए घुटने के बल व्हाइट हाउस तक चलकर आएगा, माफी मांगेगा और अमेरिका की शर्तों को मान लेगा, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत 25% का टैरिफ भारत पर लगाया। और इसके बाद जब भारत नहीं झुका तो एक बहाना निकाल कर लाए डोनाल्ड ट्रंप। कहने लगे कि रूस से भारत तेल आयात करता है, रूसी वॉर को फंड कर रहा है और इसलिए 25% की पेनल्टी जोड़ी जाए। इससे भारत पर कुल टैरिफ हो गया 50%। यह विवाद जुलाई 2025 में एक संभावित डील के करीब पहुंचा था, लेकिन ट्रंप के व्यक्तिगत असंतोष, जैसे भारत द्वारा शांति प्रयासों में उनका श्रेय न देना, उनका नाम न लेना, उनको क्रेडिट न देना, ऐसी वजहों की वजह से रद्द हो गया। दिसंबर 2025 तक स्थिति सुधरी नहीं है। दोनों देशों के बीच अब तक क्या क्या टाइमलाइन ट्रेड टॉक को लेकर रही है, इसको भी
देख लेते हैं कि आखिर ये विवाद पनपा कैसे। पीएम मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा 13 फरवरी 2025 को हुई थी, जिसकी तस्वीर आपने देखी होगी। मिशन 500 की घोषणा की गई। 2030 तक $500 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य रखा गया। प्रारंभिक सहमति दोनों नेताओं की तरफ से मिल गई थी और जुलाई तक उम्मीद थी कि डील हो जाएगी। मार्च 2025 भारत अमेरिका ट्रेड डील पर दोबारा बातचीत शुरू हुई। पीयूष गोयल वॉशिंगटन यात्रा पर गए। राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में यूएस अधिकारियों की दिल्ली यात्रा देखने को मिली। अप्रैल 5, 2025 अमेरिका की लिबरेशन डे की घोषणा हुई। सभी देशों पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगाया गया। भारत पर अतिरिक्त 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया। दलील यह दी गई कि भारत उनके सामानों पर यानी कि अमेरिकी सामानों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, इसलिए हम भी 25% लगाएंगे। कृषि सब्सिडी के कारण टैरिफ लगाया गया। इससे भारत के निर्यात पर तत्काल 8.6% के डिक्लाइन का इंपैक्ट देखा गया। अक्टूबर 2025 तक $6.3 बिलियन की गिरावट दर्ज की गई। फिर आ जाइए मई 2025। ये महीना इसलिए खास है क्योंकि इसी महीने में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। 10 मई 2025 आमने सामने की बातचीत शुरू हुई। दोनों पक्ष व्यापार विस्तार, टैरिफ कम करने जैसे मुद्दों पर चर्चा करने लगे। फिर जून 2025 में 4 दिन की वार्ता दोनों पक्षों में हुई। 30 जुलाई 2025 फिर से पीयूष गोयल वाशिंगटन की यात्रा पर गए। गोयल ने बयान दिया कि डेडलाइन पर दबाव नहीं लेंगे। फिर डील विफल हुई और इसके बाद 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ भारत की पीठ पर लाद दिया गया और अब टोटल टैरिफ 50% हो चुकी थी। भारत ने विकल्प ढूंढना शुरू किया। भारत ने ईयू से नजदीकियां बढ़ाई। अमेरिका ने स्ट्राइकर वाहन और जेवलिन मिसाइल की बिक्री रोक दी। अगस्त 2025 में भारत पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया। भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया। रूसी तेल और ब्रिक्स के कारण यह टैरिफ लगाया गया। दोनों देशों के बीच विवाद चरम पर पहुंच गया। भारत ने ब्रिक्स के माध्यम से जवाबी कदम की योजना बना ली। टैरिफ विवाद के कारण बातचीत में तनाव हुआ। टेक्सटाइल, रसायन, खाद्य सामग्री पर इंपैक्ट आया। भारत ने रूसी तेल अनुबंधों को थोड़ा कम किया, लेकिन यह भी कहा जाता है चूंकि सैंक्शन रूस पे लगाया गया और शिपमेंट वाली कंपनियां जो है वो ज्यादातर वेस्टर्न कंपनीज हैं और इसी सैंक्शन की वजह से ऑयल इंपोर्ट करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए भी ये डिक्लाइन देखा गया। बहरहाल अब आ जाइए सितंबर 2025। ट्रेड डील पर बातचीत फिर से शुरू हो गई। छठी दौर की वार्ता शुरू हुई। यूएस प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा हुई। अमेरिका ने कहा पूर्ण डील नहीं मिली है, लेकिन रक्षा सहयोग इससे प्रभावित हुआ है। भारत ने यूके के साथ इस दरमियान एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब आ जाइए अक्टूबर 2025 में वॉशिंगटन में अनौपचारिक दौर की शुरुआत देखी गई, जब यूएस में शटडाउन के बावजूद बातचीत जारी रखी और फ्रेमवर्क डील पर फोकस किया गया। अब आ जाइए नवंबर 2025। टैरिफ पर राहत देने पर चर्चा हुई। मुद्रास्फीति के कारण कुछ उत्पादों पर टैरिफ कम किए गए। भारत के निर्यातकों ने राहत की सांस ली। दिसंबर 2025 में भारत के साथ नई बातचीत का दौर चल रहा है। मोदी ट्रंप फोन कॉल पर बातचीत कर रहे हैं। व्यापार, ऊर्जा, रक्षा सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं। जेमिसन ग्रीन ने कहा है कि भारत से अब तक का सबसे अच्छा ऑफर मिल गया है। उम्मीद है दोनों देशों के बीच डील हो जाए। यानी दोनों देशों ने डील को मार्च 2026 तक फाइनल करने का लक्ष्य रखा है, पर अभी तक कोई भी अंतिम समझौता पारित नहीं है। नेगोशिएशन अभी भी जारी है। अमेरिका भारत की सब्सिडी डेयरी और चावल को अनुचित मानता है। भारत किसानों की रक्षा के लिए बाजार पहुंच सीमित रखना चाहता है। बातचीत सकारात्मक दिशा में है, लेकिन कृषि, खासकर जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, डेयरी, रूसी तेल आयात, बाजार पहुंच पर मतभेद अभी भी बरकरार है। भारत किसानों की सुरक्षा पर अडिग है, लेकिन भारत का रुख साफ है कि किसानों के हित से समझौता नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि नुकसान मंजूर है, लेकिन किसानों के हित से समझौता का सवाल ही नहीं उठता है। इधर भारत के साथ बात नहीं बन पा रही, उधर जिन देशों के साथ ट्रंप ने डील क्रैक कर ली उनके साथ भी हालात कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ यह डील फंसी हुई है इंडिया के साथ, लेकिन इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन के सामने ट्रंप ने कौन सा धर्म संकट डाल दिया है जिसकी वजह से ये ट्रेड डील भी खतरे में आ गए और इसकी वजह से उन पर भयानक प्रेशर दिख रहा है। ये अटकी डील से वैश्विक व्यापार युद्ध तेज हो गया है। अमेरिका की टैरिफ आय सितंबर 2025 में $30 बिलियन पर महीने हो गई,
लेकिन एशियाई बाजारों में गिरावट आई। किन देशों के साथ ट्रंप की ट्रेड डील अटकी है, पहले उनके नाम आप जान लीजिए। कहां कहां अभी भी ट्रेड डील अटकी हुई है। दक्षिण कोरिया के साथ ट्रेड डील अटकी हुई है, इंडोनेशिया के साथ ट्रेड डील अटकी हुई है, ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील अटकी हुई है, वियतनाम के साथ ट्रेड डील नहीं बन पाई है, कनाडा के साथ ट्रेड डील नहीं बन पाई है, इवन मैक्सिको के साथ भी ट्रेड डील नहीं बन पाई है, और ब्राजील के साथ भी ट्रेड डील नहीं बन पाई। ये वो देश हैं जिनसे अमेरिका की ट्रेड डील अभी नहीं हो पाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा कार्यकाल संभालते ही 90 दिनों में 90 ट्रेड डील्स की घोषणा की थी, लेकिन वो इस तरह फेल होगी, इसकी कल्पना डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं की होगी। इसी पॉलिसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ का दबाव भी डाला, लेकिन उनकी ये स्ट्रैटेजी काम करती नहीं दिखाई दे रही। अब दक्षिण पूर्व एशिया के मुस्लिम देशों ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है और उसके साथ भी ट्रेड डील खटाई में पड़ती नजर आ रही है। बात करें इंडोनेशिया के साथ व्यापार डील की, तो अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच जुलाई में हुआ व्यापार समझौता खतरे में। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इस बात से नाराज है कि जकार्ता डील की शर्तों से पीछे हट रहा है जो उसने इस समझौते के दौरान किए थे। अमेरिका के मुताबिक इंडोनेशिया जुलाई में तय की गई बातों से मुकर रहा है। दोनों देशों के बीच जुलाई में क्या ट्रेड डील हुई थी, ये समझने की कोशिश करते हैं। जुलाई में ट्रेड फ्रेमवर्क अग्रीमेंट किया गया। मकसद था दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना। इंडोनेशिया अमेरिका से आने वाले 99% सामानों पर शुल्क हटाएगा। अमेरिका ने इंडोनेशिया पर 32% से टैरिफ 19% किया। इंडोनेशिया सभी नॉन टैरिफ बायर्स भी समाप्त करेगा। इंडोनेशिया ने $15 बिलियन एनर्जी, $4.5 बिलियन अमेरिकी एग्रीकल्चर उत्पाद, 50 बोइंग जेट्स खरीदने को लेकर डील की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 जुलाई को इस समझौते पर हस्ताक्षर किया और कहा कि हमारे किसानों, मजदूरों और उद्योग जगत के लिए बड़ी जीत है। अब अमेरिका आरोप लगा रहा है कि इंडोनेशिया यूएस इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से जुड़े नॉन टैरिफ बायर्स को हटाने पर भी तैयार नहीं है और डिजिटल ट्रेड मुद्दों पर भी उसके तेवर ढीले पड़े हैं। आरोप है कि इंडोनेशियाई अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ की गई डील में जबरदस्त की बाइंडिंग कमिटमेंट्स उन्हें मंजूर नहीं है और इसे पॉइजन पिल क्लॉज को बदला जाना चाहिए। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने पिछले हफ्ते कहा था कि इंडोनेशिया इस व्यापार समझौते में थोड़ा जिद्दी हो रहा है, जबकि मलेशिया ने इस समझौते में सहयोग दिखाया था। अमेरिका इंडोनेशिया के साथ डील क्यों नहीं करना चाहता है, इसे समझते हैं। इंडोनेशिया एशियन बाजार का एक बड़ा हिस्सा है और अमेरिका उसी क्षेत्र में अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाना चाहता है। अमेरिका चीन पर निर्भरता कम करके इंडो पैसिफिक सप्लाई चेन को मजबूत करना चाहता है। इंडोनेशिया चाहता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, कॉफी, पाम ऑयल को अमेरिका के विशाल बाजार में टैरिफ फ्री या कम टैरिफ में पहुंच मिल सके। लेकिन इस डील में पेच फंसा क्यों है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका चाह रहा था कि इंडोनेशिया नए टैरिफ ना लगाए, मौजूदा गैर टैरिफ रुकावटें कम करें, आयात कोटा, लाइसेंसिंग आवश्यकताएं, सीमा शुल्क, अतिरिक्त सर्टिफिकेशन मांग, इनसे अमेरिका को इंडोनेशिया में सामान बेचने में मुश्किलात पेश आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था भी एक चिंता है। इंडोनेशिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर टैक्स लगाना चाहता है। अमेरिका का तर्क है, यह टैक्स अमेरिकी टेक कंपनियों पर भार डालता है। डेटा लोकलाइजेशन नियम, इंडोनेशिया कई डिजिटल सेवाओं के लिए डेटा को देश के अंदर स्टोर करने की बाध्यता चाहता है। अमेरिका का मानना है कि अमेरिकी कंपनियों के संचालन को महंगा करेगा। डिजिटल व्यापार फ्री फ्लो ऑफ डेटा के बिना संभव नहीं है। कम टैरिफ की मांग भी है। इंडोनेशिया चाहता है कि उसके कृषि और मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों पर कम टैरिफ हो या 0 से 5% के स्तर टैरिफ हो और एक दीर्घकालिक टैरिफ तय कर दिया जाए, जिससे इंडोनेशियाई निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में कम प्रतिस्पर्धा मिले। कृषि उत्पादों पर अमेरिकी प्रतिबंध, अमेरिका कई इंडोनेशियाई उत्पादों पर रोक लगाता है। सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण और श्रम मानकों के नाम पर जांच और निरीक्षण करता है। इंडोनेशिया का तर्क है कि ये निर्यातकों के लिए लागत बढ़ाते हैं। अमेरिका चाहता है कि इंडोनेशिया बाजार खोला जाए, डिजिटल नियमों में ढील दिया जाए और खरीदारी प्रतिबद्धताओं पर जल्दी और स्पष्ट कदम उठाए जाएं। इंडोनेशिया को चिंता है
कि तेजी से नियम बदलने से घरेलू उद्योग, डिजिटल संप्रभुता और आर्थिक संतुलन को नुकसान हो सकता है। इसलिए दोनों देशों के बीच डील फंस गई है। इसके साथ ही अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के बीच भी डील भरभरा कर गिरने की कगार पर है। ट्रंप ने सियोल से $350 अरब की भारी भरकम निवेश करने का वादा मांगा था, जिसमें से $200 अरब सीधा नकद निवेश और $150 अरब शिप बिल्डिंग सेक्टर में सहयोग के रूप में शामिल था। ट्रंप की इस भारी भरकम नकद डिमांड पर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कड़ा एतराज जताया। उन्होंने साफ साफ कहा था कि करेंसी स्वैप के बिना इतने बड़े पैमाने में नकद निवेश देश की अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है और 1997 के एशियाई वित्तीय संकट जैसी स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। अमेरिका ने कोरियाई गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस्पात, चिप्स, बाकी सामानों पर 25% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया, लेकिन अमेरिका ने विकल्प दिया कि अगर कोरिया अमेरिका में $350 अरब का निवेश करे तो टैरिफ 15% आ जाएगा। तो बात देखिए खुलकर सामने आ गई कि पहले डोनाल्ड ट्रंप भारी भरकम टैरिफ लगाते हैं, उसके बाद ऑफर लेकर जाते हैं, यह है हमारा ट्रेड डील, अगर आपने इसे साइन कर दिया तो हम जो टैरिफ 50% का लगा हुआ हमने वो हम कम करके 10% कर देंगे। यह है टैरिफ टेररिज्म। खैर, दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था निर्यात पर चलती है, लेकिन $350 अरब के निवेश की बात एक झटके के जैसा था। 2024-25 में चिप उद्योग मंदी से गुजर रहा था। इस माहौल में बड़े निवेश का दबाव और बढ़ गया, इसलिए कोरिया ने कहा कि एक बार में $350 अरब तो मालिक नहीं दे पाएंगे। कुछ विकल्प है तो बताइए। डील से इसलिए दक्षिण कोरिया डर गया। उसे कहा कि कैश आउटफ्लो भारी है और इतनी बड़ी राशि एक बार में देने पर वहां की इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार घटेगी, करेंसी कमजोर होगी, शेयर बाजार में गिरावट का डर आ जाएगा, लोकल निवेशक डर जाएंगे। अगर पैसा अमेरिका भेज दिया तो घाटा हो जाएगा, रोजगार पर भी असर होगा, घरेलू प्रोजेक्ट्स धीमे पड़ जाएंगे, इकोनॉमी में मंदी आ जाएगी, इकोनॉमिक स्लोडाउन का शिकार हो जाएगा दक्षिण कोरिया। सेमीकंडक्टर मार्केट दक्षिण कोरिया का बहुत बड़ा मार्केट है, उस पर भी संकट आ सकता है, क्योंकि 2024-25 में चिप मार्केट वैसे ही मंदी के दौर से गुजर रहा था और ऐसे में बड़ा निवेश $350 अरब का अमेरिका में किया गया तो निवेशकों पर दबाव बढ़ेगा और इन्वेस्टर डर सकते हैं, देश में पैसा डालना बंद कर देंगे। इसलिए दक्षिण कोरिया ने पीछे हटने का फैसला किया। लेकिन अमेरिका की मंशा दो चीजों पर केंद्रित है। एक तो विदेशी निवेश खींचना। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि हाईटेक उत्पाद जैसे कि बैटरी, चिप्स, क्लीन एनर्जी में अमेरिका ही लीडर बने और चीन पर डिपेंडेंसी दुनिया की कम हो। राजनीतिक छवि भी सुधारना है डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि वो घरेलू स्तर पर दिखाना चाहते हैं कि वो अमेरिका में नौकरियां और फैक्ट्रियां दोनों वापस लेकर आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया जैसे देश से बड़े निवेश की घोषणा उनकी राजनीति के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन अब तो डील फंसी हुई है, क्योंकि निवेश की रकम बहुत बड़ी है। बात कहां फंसी हमने आपको बताया, जरा उसे आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। कैश की रकम कितनी हो? अमेरिका अपफ्रंट चाहता है, कोरिया कहता है हम चलिए दिए भी तो आपको लेकिन किश्त में देंगे, एक बार में तो नहीं हो पाएगा। निवेश का रूप क्या है? अमेरिका कह रहा है कैश इन्वेस्टमेंट करो, कोरिया कह रहा है फैक्ट्री, जॉइंट वेंचर, R&D, ये सब अगर चाहिए तो मैं लगाने के लिए तैयार हूं, उस पर निवेश कर दूंगा। अब फिर सवाल आता है कि टैरिफ कब कम होगा? अमेरिका चाहता है कि पहले निवेश उसके बाद टैरिफ रियायत। कोरिया चाहता है कि चलो दोनों साथ साथ कर दो, अब निवेश पर आते तुम टैरिफ पर आओ। फिर इस बात सबसे बड़ा सवाल की सुरक्षा गारंटी नहीं है क्या? कोरिया को डर है कि निवेश कर दिया और अमेरिका ने फिर नई शर्तें रख दी तो फिर सिर मुड़ाते ओला गिरने वाली नौबत आ जाएगी, कि डोनाल्ड ट्रंप का भरोसा नहीं। वो कैश अगर दक्षिण कोरिया दे भी दे $350 अरब, उसके बाद ट्रंप पलट जाए, कहते हैं $350 अरब और चाहिए। अमेरिका ने 2 अप्रैल को कई देशों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की, जिसमें दक्षिण कोरिया भी शामिल था। यह व्यापार तनाव की शुरुआत थी। जुलाई 2025 अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने ट्रेड समझौता किया। यह डील अनौपचारिक रूप से तय हुई, लेकिन शर्तों पर दोनों देश अलग अलग सोच रहे थे।
अगस्त में अमेरिका ने तय किया कि वो दक्षिण कोरिया और जापान से आने वाले सामान पर 25% का टैरिफ लगाएगा। इससे कोरिया पर दबाव और बढ़ा। अगस्त के अंत में दोनों देश टैरिफ और निवेश पैकेज पर बातचीत जारी रखे हुए हैं, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति नहीं बनी। दक्षिण कोरिया ने कहा कि $350 अरब कैश में देना संभव है, क्योंकि इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ेगा। इसी कारण बातचीत डेडलॉक में फंस गई। हालांकि 14 नवंबर को दोनों देशों ने एक बड़ा समझौता भी साइन किया। इस डील के तहत दक्षिण कोरिया ने तय किया कि वो $200 अरब कैश में निवेश देगा, लेकिन यह रकम किश्तों में दी जाएगी, और $150 अरब का निवेश जहाज निर्माण और अन्य परियोजनाओं में करेगा। बदले में अमेरिका ने कोरियाई सामान पर 15% टैरिफ लागू करने पर सहमति दे दी। यह डील पहले जैसा रुका हुआ संकट से आगे बढ़कर आधिकारिक समझौता की ओर बड़ा कदम था। हालांकि अगर डील अटक गई तो कोरियाई कंपनियों को अमेरिका में चीजें बेचना मुश्किल हो जाएगा। कोरिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है, एशिया के बाजारों में हलचल मच सकती है। इसके साथ ही ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से $600 बिलियन के निवेश की डिमांड की है। ब्रुसेल्स ने सीधे तौर पर कहा है कि वो इतने भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की गारंटी नहीं दे सकता। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका ईयू के अधिकांश उत्पादों पर टैरिफ को 25 या 30% से घटाकर 15% करेगा, और बदले में ईयू अमेरिका में $600 बिलियन का निवेश करेगा। यही नहीं, इतने बड़े निवेश के साथ ईयू को अमेरिका से ऊर्जा और मिलिट्री उपकरण की भारी खेप भी खरीदनी पड़ेगी। ट्रंप ने इस वायदे के पूरा ना होने पर ईयू को 35% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। तो आप समझ गए होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ वाला सर्कस क्या है। डोनाल्ड ट्रंप पहले चाहते हैं 30, 40, 50, 60% टैरिफ लगाते हैं। उसके बाद जब सामने वाला मुल्क घबरा जाता है तो फिर वो डील कर लेते हैं, वो भी अपने शर्तों के हिसाब से कि आप $350 बिलियन दो, ईयू को कह रहे हैं आप $600 बिलियन निवेश करो, भारत से कह रहे हैं आप जीएम के लिए, डेयरी के लिए अपना मार्केट हमें दे दो, उसके बाद हम आपसे ट्रेड डील करने के लिए तैयार हैं। यानी बंदूक टैरिफ वाली, शर्तें अपनी, दबाव सामने वाले मुल्क पर, और निवेश अमेरिका में। इसे कहते हैं पांचों उंगलियां घी में होना और सिर कढ़ाई में होना। लेकिन भारत ने इसे मानने से साफ साफ इनकार कर दिया, और भारत के साथ ट्रेड डील पर अभी भी बातचीत चल रही है, और टैरिफ पर अभी तक भारत ने झुकने से साफ इनकार किया है। वर्ल्ड में बात अमेरिका के उस सीक्रेट ऑपरेशन की जो वेनेजुएला के चीफ मादुरो के नाक के नीचे चलाया गया, और ओपोजिशन की लीडर को वेनेजुएला से निकालकर अमेरिकी एजेंट्स ने नॉर्वे पहुंचा दिया। जी हां, और कहानी जुड़ती है नोबेल पीस प्राइज से। ट्रंप का वो सपना जो चकनाचूर तो पहले ही हो गया था, जिसे पूरा करने के लिए ट्रंप ने जी जान लगा दी, शांति के क्रेडिट लिए, लेकिन वही नोबेल पीस प्राइज किसी और को मिला, जिनका नाम है मारिया मचाडो, वेनेजुएला में विपक्ष की नेता। पूरी दुनिया की नजर इसी नोबेल पर थी। इसके पीछे दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से पड़े हुए थे। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए दुनिया भर में मोर्चा खोल रखा था, कई राष्ट्राध्यक्षों से बयान दिलवाए, कईयों से खत लिखवाए। इसमें एक पड़ोस वाला कटोरी छाप प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल है। उसने भी लेटर लिखा था कि अच्छा, आतंकी मुल्क का हेड लेटर लिख रहा है नोबेल पीस प्राइज को कि मैं बयान देता हूं या लिख के देता हूं कि नोबेल पीस प्राइज ट्रंप साहब को मिलना चाहिए। कमाल इस देश में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोगों को खुद के बारे में लगता कुछ पता ही नहीं है। खैर, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोई ऐसा मन छोड़ा ही नहीं, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा ये दिखाने की कि वो इस पीस प्राइज के काबिल नहीं है। शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार डोनाल्ड ट्रंप। खैर, ये कहानी किसी और दिन खंगालेंगे। चलते हैं वेनेजुएला। कई सालों से वेनेजुएला की राजनीति में लोकतंत्र और आजादी की सबसे मुखर आवाज मानी जाने वाली मारिया कोरिना मचाडो आखिरकार नॉर्वे पहुंच गई। यहां उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी बेटी एना कोरिना सोसा ने उनकी ओर से पुरस्कार ग्रहण किया और समारोह में कहा कि उनकी मां जल्द ही वेनेजुएला लौटना चाहती है, क्योंकि अभी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। कई महीनों की सार्वजनिक तौर पर सामने आई है, नजर आई है मारिया नॉर्वे में। वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में एक होटल की बालकनी से अपने समर्थकों को हाथ हिलाकर अभिवादन करती हुई नजर आई। ये देखिए तस्वीरें, ये मारिया मचाडो ग्रैंड होटल की बालकनी में दिख रही हैं और नीचे बड़ी संख्या में उनके समर्थक जो हैं
वो यहाँ पर उनकी फोटो लेने के लिए आए हुए हैं, उनकी तस्वीर लेने के लिए आए हुए हैं। और चूंकि क्रिसमस का मौका चल रहा है तो इस वक्त यूरोपीय देशों में, पश्चिमी देशों में साज सजावट भी बहुत शानदार तरीके से देखने को मिल जाती है। आप देखिए, जो बाहर जो स्ट्रीट्स हैं वो भी शानदार तरीके से सजाए गए हैं। और ये नॉर्वे की तस्वीर आप देख रहे हैं। जब नॉर्वे पहुंची हैं मारिया मचाडो तो वहां पर भी उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाते हैं आपको। मचाडो अपने होटल की बालकनी से फैंस के प्यार को स्वीकार करते नजर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान, उत्साह और विश्वास तीनों झलक रहे थे। मचाडो सुरक्षा जोखिमों और यात्रा प्रतिबंधों के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई। ऐसे में उनकी जगह उनकी बेटी एना मचाडो ने अवार्ड को रिसीव किया। समारोह के दौरान मचाडो की कुर्सी को प्रतीकात्मक रूप से खाली रखा गया, जो वेनेजुएला की लोकतंत्र की लड़ाई में उनकी मजबूती और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाती है। एना ने समारोह में अपनी मां का लिखा हुआ भाषण पढ़ा। मचाडो ने अपने लिखित भाषण में कहा कि लोकतंत्र और आजादी को बचाने के लिए संघर्ष जरूरी है। यह पुरस्कार वेनेजुएला ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यहां पहुंचना किसी आम फ्लाइट का सफर नहीं था। उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए अमेरिका ने एक बहुत ही सीक्रेट, हॉलीवुड स्टाइल और बहुत जोखिम भरा ऑपरेशन चलाया गया। उम्मीद है कि 5-6 साल बाद, 2-3 साल के बाद इस पर कोई मूवी भी बन जाए जिसमें आपको ये चीजें देखने को मिले, क्योंकि ऐसी कई चीजों पर, ओसामा बिन लादेन के असैसिनेशन पर, उसको जब मारा गया तो उस ऑपरेशन पर भी मूवी बनी थी, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी। तो हो सकता है ये जो ऑपरेशन अमेरिकी सीक्रेट ऑफिसर्स ने चलाया उसके बारे में आपको देखने को मिले। लेकिन मूवी जब आएगी तब आएगी। मैं आपको कहानी तो अभी बता ही सकता हूं। यह ऑपरेशन चलाया गया 16 घंटे तक। सवाल यह भी कि क्या वो वापस वेनेजुएला जाएंगी। हालांकि वो कह रही वो जाएंगी, क्योंकि सरकार ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया हुआ है। अब सबसे पहले जानिए मारिया कोरिना मचाडो कौन है, क्यों शांति के लिए उनके योगदान को ट्रंप से भी बेहतर माना गया है। मारिया को वेनेजुएला की आयरन लेडी कहा जाता है। साल 2011 से 2014 तक वेनेजुएला की नेशनल असेंबली की सदस्य रहीं। 2014 में संसद से निलंबित कर दी गई। 2013 में वेंटा वेनेजुएला पार्टी बनाई गई थी। वेनेजुएला में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। उन्होंने लोगों को तानाशाही के खिलाफ एकजुट किया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार के खिलाफ उन्होंने विरोध किया। मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती रहीं। साल 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की फोर्ब्स सूची में भी उन्हें शामिल किया गया। मारिया मचाडो ने वेनेजुएला की सत्तारूढ़ पार्टी और खासकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो शासन के खिलाफ जमकर आवाज उठाई, घमासान मचा दिया। वेनेजुएला में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की स्थिति खराब होने पर उन्होंने देश और दुनिया में जागरूकता बढ़ाने का काम किया। उन्होंने भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट, सरकार की कट्टर नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया। उनके विरोध के कारण उन्हें कई बार राजनीतिक दबाव, धमकियां, प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ा। वैसे भी वेनेजुएला में सरकार के खिलाफ बोलने के लिए बहुत कुवत चाहिए होती है। 24 घंटे जान पर खतरा बना रहता है। इसलिए कुछ समय के लिए मचाडो को वेनेजुएला छोड़ने के लिए मजबूर भी किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखी। मारिया मचाडो को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वेनेजुएला के लोकतंत्र के संकट को उजागर करने के लिए भी आमंत्रित किया गया। वो अमेरिकी और यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ भी मुलाकात करती हैं और वेनेजुएला की समस्या को हल करने के लिए समर्थन मांगती है। मारिया ने अलेजांद्रो प्लाज के साथ सुमेट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए काम करता है। मारिया इस ऑर्गेनाइजेशन की को फाउंडर बने। साल 2004 में वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली और राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज को हटाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई। यह कैंपेन सुमेट संगठन के बैनर तले ही शुरू हुआ। फिर उन्होंने रिकॉल रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह कराया। इसके लिए सरकार ने सुमेट के कई सदस्यों, जिनमें मारिया मचाडो भी शामिल थी, उनमें देशद्रोह और साजिश का केस कर दिया। 2014 में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की आवाज उठाने के कारण उन्हें पद से हटा दिया गया। इस कदम से मचाडो देश और दुनिया भर में लोकतंत्र की एक बड़ी आवाज बनकर उभरी। ट्रंप नोबेल पुरस्कार चाहते थे, लेकिन जिस पर मारिया को मिला, जिस नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो ट्रंप खुद मारिया मचाडो के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। जिस तरह अमेरिका और ट्रंप मादुरो का विरोध करते हैं, उन्हें मारिया का रणनीतिक समर्थक भी कहा जाता है। और यही कारण है कि 11 महीने चुप कर रहने के बाद मारिया सार्वजनिक तौर पर दिखाई दी है, तो इसमें अमेरिका ने मदद की है। अब आती है कहानी की बारी। अमेरिका का सीक्रेट ऑपरेशन क्या था? यह अमेरिका का सीक्रेट ऑपरेशन वेनेजुएला से कैसे निकाली गई मारिया मचाडो? मारिया को निकालने के लिए एक योजना बनाई गई।
उस जगह से सुरक्षित बाहर निकालना जहां वो कई महीनों से छिपी हुई थी। टीम ने उन्हें शहर से बाहर ले जाने के लिए कई गाड़ियों का इस्तेमाल किया ताकि कोई भी किसी पर्टिकुलर वाहन को ट्रैक न कर सके और हमला न कर सके। हर कुछ किलोमीटर के बाद रास्ता बदला गया। चेकपोस्ट से बचने के लिए कम भीड़ वाले रूट चुने गए। सुरक्षा एजेंसियों की सबसे अधिक निगरानी समुद्र के किनारे रहती है, इसलिए उन्हें बेहद कम रोशनी वाले इलाके में ले जाया गया। यहां एक छोटी नाव पहले से इंतजार कर रही थी। मचाडो जल्दी से नाव पर चढ़ती हैं और कुछ ही मिनटों में वो समुद्र के बीचों बीच पहुंच चुकी थी। लेकिन समुद्र में आगे का सफर कठिन था। नाव पर कोई लाइट नहीं जलाई गई ताकि दूर से किसी को नाव के बारे में पता ना चले। और 13-14 घंटे के समुद्री सफर के बाद नाव से एक सीक्रेट लोकेशन पर मचाडो को पहुंचा दिया जाता है, जहां दूसरी एक बड़ी नाव इंतजार कर रही थी और उन्हें सुरक्षित उस दूसरी बड़ी नाव में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां से वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है, जो कि एक सीक्रेट डेस्टिनेशन है, और वहां से वो नॉर्वे के लिए फ्लाइट लेती है। समंदर में सफर मुश्किल था और सफर बहुत थकाऊ भी था, लेकिन मारिया लगातार कहती रही कि वो अपने बच्चों से मिलना चाहती हैं, जिन्हें उन्होंने करीब 2 साल से नहीं देखा है। हालांकि मारिया प्राइज नहीं रिसीव कर पाई क्योंकि ऑपरेशन बेहद कठिन था और समय ज्यादा लगने की वजह से मचाडो कार्यक्रम में टाइम पर नहीं पहुंच पाई। उनकी बेटी ने उनकी ओर से पुरस्कार लिया, लेकिन बाद में मचाडो नॉर्वे पहुंची और अपने परिवार से मिली। नोबेल प्राइज की स्पीच में मारिया ने उन शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे उन्होंने 11 महीने के बाद महसूस किया। वो थी आजादी। मारिया ने क्या लिखा, ये भी देखते हैं। विनिंग स्पीच क्या थी उनकी। वो लिखती हैं, आजादी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जिसका हम इंतजार करते हैं। ये वो चीज है जिसे हम हासिल करते हैं। किसी देश से प्यार करने का मतलब है उसके भविष्य की जिम्मेदारी लेना, और इसी आजादी के लिए मारिया संघर्ष कर रही हैं वेनेजुएला में। अपनी देश में ही सरकार ने उन्हें भगोड़ा मान लिया है। हालांकि मारिया के नॉर्वे पहुंचने को सीक्रेट ऑपरेशन को लेकर स्टर्न ने बताया कि इस मिशन को अमेरिकी सरकार ने फंड नहीं किया, कुछ निजी दानदाताओं ने पैसा दिया, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि उनकी टीम ने अमेरिकी सेना से अनौपचारिक लिंक लिया ताकि गलती से उन्हें निशाना ना बनाया जाए, क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के पास सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है और कई बार नावों को भी निशाना बनाया है। उन्होंने मचाडो की लोकप्रियता का बखान करते हुए कहा कि हमने कभी इतनी मशहूर और इतनी जोखिम में फंसे व्यक्ति को नहीं निकाला। उनका पोस्टर पूरे वेनेजुएला में दिखता है। मचाडो के वापस जाने को लेकर भी स्टर्न ने कहा कि वो नॉर्वे से लौटकर वेनेजुएला जाएंगी और लोकतंत्र की लड़ाई जारी रखेंगी। वो बहुत मजबूत महिला हैं, शायद इसलिए उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। नोबेल संस्थान ने कहा कि मचाडो ने पुरस्कार लेने के समारोह में अपने आने की अपनी शक्ति में जो कुछ था सब किया। उन्होंने अत्यधिक खतरे की स्थिति में यात्रा की, लेकिन आखिर में देर हो गई। वो व्यक्तिगत रूप से अपना पुरस्कार नहीं ले पाई। मचाडो की जगह उनकी बेटी ने अपनी मां की ओर से पुरस्कार स्वीकार किया और मां की तरह बिना डरे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार की तीखी आलोचना की। हालांकि नोबेल पुरस्कार से पहले मारिया मचाडो को लोकतंत्र और मानवाधिकारों के उनके संघर्ष के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं। क्या क्या सम्मान मिले हैं? सखारोव पुरस्कार मिला है, 2024 में यूरोपीय संघ ने दिया। यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए पुरस्कार दिया गया। 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया। 2018 में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल हुई मचाडो। वो येल यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड फेलो प्रोग्राम का हिस्सा रही हैं, जिसे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। लिबर्टाड कॉर्टेस डी कार्टिज ये पुरस्कार भी लोकतंत्र और स्वतंत्रता के समर्थन में दिया जाता है। लिबरल इंटरनेशनल फ्रीडम पुरस्कार 2019 में मारिया को मिला था। ये स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। चार्ल्स टी मैनार्ड पुरस्कार 2014 में दिया गया। यह भी सामाजिक और लोकतांत्रिक योगदान के लिए दिया जाता है। करेज अवार्ड 2025 में जिनेवा समिट में अवार्ड मिला। ह्यूमन राइट्स से करेज अवार्ड दिया जाता है जो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं। पिछले साल वेनेजुएला में हुए चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने व्यापक रूप से धांधली की थी, जिसका मारिया मचाडो ने जमकर विरोध किया। इसके बाद से उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। मादुरो के लंबे समय से आलोचक रही मचाडो को विपक्ष की प्राइमरी जीतने के बावजूद वेनेजुएला के 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से रोक दिया गया। साल 2023 में मचाडो ने विपक्षी प्राइमरी जीतकर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार बनी।
इसके तुरंत बाद वेनेजुएला सरकार ने उन्हें चुनाव लड़ने पर अयोग्य घोषित कर दिया। फिर एडमुंडो गोंजलेस ने उनकी जगह कैंडिडेट हासिल किए और उनको अयोग्य घोषित किए जाने की पश्चिमी सरकारों और मानवाधिकार समूहों ने बड़ी निंदा की थी। नोबेल समिति ने कहा कि खतरों के बावजूद वेनेजुएला में बने रहने के मचाडो के फैसले ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। विपक्ष ने वोटों के आंकड़े जारी किया और दावा किया कि गोंजलेस ने भारी जीत हासिल की, जबकि सरकारी नियंत्रण वाले नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल ने बिना किसी सबूत को हासिल करते हुए मादुरो की जीत का ऐलान कर दिया। इसके बाद से मचाडो मादुरो सरकार से अपनी जान को खतरा बताती हैं और अपनी आज़ादी को खतरे में बताते हुए छिपने पे मजबूर हो गई। हालांकि सिर्फ मादुरो ही नहीं, मारिया मचाडो ने प्रेसिडेंट चावेज का भी विरोध किया था। मचाडो पहली महिला हैं वेनेजुएला में जो इतने तेवर के साथ सरकार के खिलाफ खड़ी होती हैं। मचाडो पहली बार तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति का भाषण बंद करा दिया था, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही तस्वीर है जब वो ह्यूगो चावेज के सामने खड़ी हुई थी। यह घटना जनवरी 2012 की है। प्रेसिडेंट चावेज संसद में भाषण दे रहे थे, तब मचाडो ने चिल्लाते हुए उन्हें चोर कहा और लोगों की जब्त की गई संपत्ति लौटाने को कहा। यह घटना देश भर में चर्चा का विषय बन गई। मचाडो लीडर ऑफ ओपोजिशन बनाए गए। भले देर हो गई, लेकिन आधी रात में मचाडो ग्रैंड होटल की बालकनी में आए, नीचे खड़े अपने समर्थकों का अभिवादन किया और मादुरो को संदेश दिया कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जनवरी 2024 में काराकस में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें थोड़ी देर के लिए हिरासत में लिया गया था। इसके बाद उनकी सुरक्षा को खतरा होने के कारण वो छिपकर रहने लगी। उनकी उम्मीद थी कि वो खुद पुरस्कार लेने पहुंचेंगी, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई। अब मारिया नॉर्वे में है और इसके पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है, जब वो पहली बार बहुत दिनों के बाद कैमरे के सामने आई है। वर्ल्ड में बात करते हैं उस आसमानी ब्रह्मास्त्र की जो भारत के पास आने वाला है। भारत ग्लोबल लेवल पर सामरिक और रणनीतिक तौर पर एक बड़ा प्लेयर बन चुका है। डिफेंस में अपनी अलग पहचान बना रहा है। पश्चिम से लेकर उत्तर और पूर्व से लेकर दुश्मनों के फैलाव को देखते हुए भारत अब एक साथ दो मोर्चों पर सैन्य टकराव से निपटने की तैयारी कर रहा है। इस सिलसिले में अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल डेवलप करने में जुटा हुआ है। डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद पर भी हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसी रणनीति के तहत भारत ने ब्रह्मोस से भी खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल खरीदने की कोशिश में लगा है। अब भारत की हवाई ताकत को नई रफ्तार मिलने वाली है। भारत रूस के बीच अत्याधुनिक मिसाइल खरीद को लेकर जल्द ही एक डील पक्की होने वाली है। बताया जा रहा है कि इससे भारत के एयर पावर में काफी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी और Su-30 MKI फाइटर जेट की ताकत भी कई गुना बढ़ जाएगी। दरअसल भारत और रूस मिलकर एक और मिसाइल पर काम कर रहे हैं। एक तो ब्रह्मोस बन चुका है, ब्रह्मोस NG भी नेक्स्ट जनरेशन भी डेवलप हो चुका है, लेकिन एक मिसाइल है एयर टू एयर R-37M। ऐसी 300 मिसाइलें इंपोर्ट करने की योजना है और बाद में उसको इंडिया में ही बनाया जाएगा। डील पर जल्द ही मुहर लगने की उम्मीद है। डील डन होने के 12 से 18 महीनों में इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी और भारत की वायु रक्षा क्षमता और डिफेंस सिक्योरिटी, एयर डिफेंस सिक्योरिटी स्पेशली काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। भारतीय वायुसेना और रूस के बीच लगभग 300 R-37M बहुत लंबी दूरी तक मार करने वाली एयर टू एयर सुपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल खरीद पर समझौता लगभग तय हो गया है। द वीक की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 300 मिसाइलें खरीदी जाएंगी। उम्मीद है कि समझौते के औपचारिक होते ही इन मिसाइलों की डिलीवरी 12 से 18 महीनों के भीतर शुरू हो जाएगी। ये मिसाइलें भारतीय लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगी। क्यों, कैसे, समझिए कि क्यों खास है R-37M मिसाइल। R-37M मिसाइल को दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली एक्टिव एयर टू एयर मिसाइल माना जाता है। यह 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक के लक्ष्य को भेज सकती है। उड़ान की ऊंचाई और लक्ष्य की दिशा के आधार पर इसकी रेंज 150 से 200 प्लस किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन इसका वास्तविक मारक दायरा इसे काफी अधिक माना जाता है। यह मिसाइल ऊंचाई पर तेज गति से उड़ रहे भारतीय Su-MKI लड़ाकू विमानों से दागी जाएगी और दुश्मन के एयर टैंकर, स्टैंड ऑफ जैमर, कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइलों को भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही खत्म करने में सक्षम होगी। IAF के लिए यह मिसाइल जोड़ना भी आसान होगा क्योंकि R-37M पहले से रूस के Su-30SM और Su-35S विमानों पर ऑपरेशनल हैं।
Su-30SM का डिजाइन भारत के Su-30 MKI से काफी मिलता जुलता है, इसलिए मिसाइल को यहां लाकर Su-30 में असेंबल करने में महज कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड की जरूरत पड़ेगी। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के मुताबिक N011M बार्स रेडार और मिशन कंप्यूटर में छोटे बदलाव करके Su-30 MKI को इस मिसाइल से लैस करके पूरी तरीके से अपग्रेड किया जा सकता है। यह मिसाइल खासतौर पर Su-30 MKI जैसे बड़े और तेज लड़ाकू विमानों के लिए बनाए गए हैं। इसमें एक्टिव रेडार सीकर लगा हुआ है जो टारगेट को अंतिम समय तक लॉक करके रखता है। इसमें लगा 60 किलो का शक्तिशाली वॉरहेड दुश्मन के किसी भी हाई वैल्यू प्लेटफॉर्म को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। भारत के पास पहले से ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की साझेदारी में बनी है और अब ये एयर टू एयर मिसाइल जिसकी रफ्तार 7,500 किलोमीटर पर आवर है, वो भारतीय वायुसेना को मिलने जा रही है बहुत जल्द। बाकी अब पाकिस्तान अपना हिसाब किताब लगा ले। बात करते हैं एक और दिलचस्प खबर की जो थोड़ी खबरों में हटकर है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए एक खबर मंगल ग्रह से आई है। मंगल ग्रह पर नासा का एक जासूस गायब हो गया है जो पिछले 11 सालों से मंगल ग्रह की जासूसी कर रहा था। स्पेसक्राफ्ट का नाम है मेवन। 6 दिसंबर 2025 को यह मामला सामने आया जब यह यान अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए मंगल ग्रह के पीछे गया। नासा को लगा कि एक रूटीन रूट है, बाद में जानकारी आ जाएगी, लेकिन लंबे समय तक जब कोई खबर नहीं आई तो पता चला कि मेवन से संपर्क कट गया है। आमतौर पर जब भी कोई यान या सैटेलाइट ग्रह के पीछे से वापस आता है तो संपर्क दोबारा जुड़ जाता है, लेकिन मेवन के साथ ऐसा नहीं हुआ। मेवन के वापस ना दिखने पर नासा का ग्राउंड कंट्रोल उससे संपर्क नहीं साध पाया। चिंता की बात यह है कि मंगल के पीछे जाने से पहले तक स्पेसक्राफ्ट के सभी सिस्टम बिल्कुल सामान्य तौर पर काम कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिससे मेवन की आवाज बंद हो गई। मेवन कहां गायब हो गया? मेवन का पूरा नाम है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन। इसे 2013 में पृथ्वी से लॉन्च किया गया था और यह सितंबर 2014 से मंगल की कक्षा में पहुंच चुका था और तब से लेकर अब तक लगातार काम कर रहा था। फिलहाल मंगल पर सक्रिय 7 ऑर्बिटर्स में से एक है। इस मिशन का काम मंगल के अपर एटमॉस्फेयर और लूनोस्फीयर का अध्ययन करना है। यह देखता है कि सूरज से आने वाली सोलर विंड मंगल के वातावरण पर क्या असर डालती है। मेवन ने ही वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि मंगल जो कभी पानी से भरा ग्रह था आज एक ठंडा और सूखा रेगिस्तान कैसे बना। मेवन ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जैसे कि पानी का गायब होना। मेवन के डेटा से पता चला कि मंगल का पानी भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ गया। जब वहां धूल भरी आंधियां चलती हैं तो पानी के कण वायुमंडल में ऊपर चले जाते हैं और सौर हवाएं उन्हें उड़ा ले जाती हैं। इसने मंगल की एक अदृश्य मैग्नेटिक टेल का भी पता लगाया। मेवन ने मंगल पर एक नई तरह की प्रोटॉन ऑरोरा रोशनी की भी खोज की थी। इसने स्टफरिंग प्रक्रिया को भी समझाया, जिससे पता चला कि कैसे गैसें मंगल के वातावरण से बाहर निकल रही हैं। और अब ये मेवन लापता है, जो नासा के लिए और मानवता के लिए भी किसी बड़े सेटबैक से कम नहीं है, क्योंकि इस मेवन ने मंगल को समझने में इंसानों की, नासा की, दुनिया के दूसरे स्पेस एजेंसी की काफी मदद की थी। तो वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हमारी इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में हमारा आज का सवाल है, तेल अवीव कहां है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी ईरान। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल के विनर का नाम जानने की। कल इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट में विनर बने धारे सिंह भिवानी हरियाणा से। धारे सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई। जल्द ही आपको इंडिया डेली की तरफ से दिया जाएगा एक शानदार तोहफा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपनी स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। साथ ही इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।